नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में एक अजीब तरह का बवाल छिड़ गया है और ये बड़े आश्चर्यजनक घटनाक्रम वहां पर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय केंद्र में सत्तारूढ़ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अगर पथराव हो, अटैक हो, उसके जो बंगाल के प्रभारी महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनको अगर पत्थर पड़े, वो घायल हो जाए, और उसके बाद गवर्नर अगर वहां के चीफ सेक्रेटरी से, डीजीपी से इस पर जवाब तलबी करें, या गृह मंत्रालय अगर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब करे, इसको सीरियस एक मूव के रूप में लिया जाए अगर देखा जाए तो, और ममता बनर्जी सामने आकर के ये कह दे कि ये राज्य के मामलों में केंद्र दखल कर रहा है या राज्यपाल दखल कर रहे हैं, और हमारे चीफ सेक्रेटरी या हमारे डीजीपी होम मिनिस्ट्री नहीं जाएंगे, तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य सरकार जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसको ही मानने से एक तरीके से इनकार कर रही है। किस तरीके से वहां सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था क्या क्या आलम है, हम आप सब जानते हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मुंबई से जाने माने पत्रकार, लेखक और मार्मिक के पूर्व संपादक भाऊ तोरसेकर जुड़े हुए हैं। भाऊ, आपका स्वागत है। भाऊ, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? एक लाइन में बता दूं तो मेरा ख्याल है कि ममता दीदी प्रेसिडेंट रूल लाने के लिए बड़ी मेहनत कर रही है जी। क्योंकि अभी उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, तो विक्टिम कार्ड ढूंढ रही है, समझ लीजिए। उनको देखिए, उन अभी 40 साल से कम वो राजनीति में है, तो उनको समझता है वो क्या कर रही है। समझता नहीं ऐसा नहीं, लेकिन हम अपनी आंख से, हमारी सोच से उनकी तरफ देख रहे हैं। उनकी सोच हम समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है कि जिस ढंग से लोकसभा का 1.5 साल पहले चुनाव हुआ और उनको 10 सीटें गंवानी पड़ी, 32 से वो 22 पर आ गई, 22 तक आ गई। बीजेपी 3 या 4 सीट थी, उधर से 18 तक चली गई। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट तो वाइप आउट हो गई है, 40 और 43, यानी 3% का फर्क बचा है। तो उनको पता चल रहा है जिस ढंग से बीजेपी के कार्यकर्ता रास्ते पर आ रहे, तो उनको पता चला है कि ऐसे ही चुनाव होने दे तो हार जाएगी। तो कम से कम सिंपैथी चाहिए। तो देखो, हम पर केंद्र सरकार कुछ अन्याय कर रही है, तो प्रेसिडेंट रूल एक तरीका होता है बोलने के लिए, चिल्लाने के लिए। लेकिन ये एक बात वो समझ नहीं रही है कि अगर इस ढंग से समझो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, तो प्रेसिडेंट रूल लगाने से वो विक्टिम बन जाती है, वो ठीक है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए होती है। वो विक्टिम हो गई, ऐसा उधर का मतदाता मानेगा कि नहीं, ये अलग बात है। हाँ ठीक है, राजदीप सरदेसाई है, बरखा दत्त है, और कौन बैठे, बड़े बड़े एडिटर दिल्ली में बैठे, वो तो चिल्लाएंगे, लेकिन वो वोटर नहीं है। हमें एक सोचना, मैं हमेशा मानता हूं, मैं पहले से, जब वाजपेयी और अडवाणी का जमाना था, तब मैं इनकर भी बहुत क्रिटिसाइज करता था कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई आपके वोटर कौन है। मैंने एक बार लिखा भी था कि शायद अडवाणी समझते कि देश में सिर्फ 6 वोटर्स है, एक तो राजदीप है, दूसरी बरखा दत्त है, तीसरा प्रणय रॉय है, और कोई है। तो उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका असली वोटर है उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे। तो ये अडवाणी की हार का कारण था। वो इंटेलेक्चुअल को खुश करना चाहते थे, और उल्टी बात मोदी की है। मोदी इतने खुश होते, जहां तक इंटेलेक्चुअल्स उनके खिलाफ हो गए तो मोदी खुश हो जाते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये जितना चिल्लाएंगे उतनी आम जनता मेरे साथ आ जाएगी। तो ममता की भी वही बात थी, उसको उस वक्त महाजोत से लेकर उन्होंने राजनीति की है। वो बीजेपी के भी साथ चली गई थी, वाजपेयी के जमाने में मिनिस्टर भी थी। तो उन्होंने ऐसी परवाह नहीं की इंटेलेक्चुअल्स क्या बोलते।
तो अब वो इंटेलेक्चुअल्स के लिए, और तो खास करके ल्यूटियंस दिल्ली के जो इंटेलेक्चुअल्स है उनको खुश करने की कोशिश कर रही है, तो उसकी कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन भाव ममता बनर्जी क्या ये नहीं समझ पाई हैं अभी तक कि वो जो चाह रही हैं मोदी और शाह की जोड़ी वो नहीं करने वाली है। यानी राष्ट्रपति शासन नहीं लगने जा रहा है। वो इनको उंगली कटा करके शहीद नहीं बनने देंगे। बिल्कुल वो बिल्कुल। जो इन आपका बुद्धिजीवी वर्ग है उनकी निगाहों में भी अगर ममता चढ़ना चाहती है, अगर सहानुभूति कहीं अर्जित करने की कोशिश करती है केंद्र को उकसा करके, तो उनकी वो इच्छा भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी करेंगे मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है शायद पूरी करेंगे। मैं हमेशा अलग ढंग से सोचता हूँ। मुझे जी लगता है कि उनकी अपेक्षा पूरी हो सकती है, क्योंकि आप अब बंगाल की या चुनाव की राजनीति की तरफ देख रहे हैं, पूरे देश का माहौल देखो तो समझो, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि जी समझो जी। 2-3 दिन बाद, कहीं मेरा ख्याल है 14 तारीख को या 2 दिन के लिए अमित शाह ही जा रहे, उन 19 पर भी को। पत्थर बरसाए गए तो क्या करेंगे? हम्म। गवर्नर का तो रिपोर्ट आ गया। अब समझो कि खुद होम मिनिस्टर पे हमला हो रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, और लगाया गया। तो सिचुएशन क्या हो गया इसका? इसका आकलन आपने कुछ किया है? पूरे देश में अगले 8-10-15 दिन कम से कम वेस्ट बंगाल ये मेन एजेंडे पर आ जाएगा। तो किसान किसान आंदोलन आंदोलन को कहां बचेगा? उसको किसान भूल आंदोलन जाएंगे कहां वो। बचेगा? सही है। समझ रहे? राजनीति देखो, राजनीति एक एक मुद्दे पर नहीं चलती, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। कुत्ते जो होते हैं भौंकते हैं, उनको नई हड्डी फेंक दो ना। तो वेस्ट बंगाल में अगर प्रेसिडेंट रूल आता है तो नई हड्डी आ गई भौंकने वाले के लिए। और भले भाड़ में गए किसान आंदोलन, ये इस हड्डी के पीछे दौड़ना शुरू करेंगे। मेरा ख्याल है कि 2014 के आसपास मैंने कहीं सोशल मीडिया में एक कार्टून देखा था कि मोदी आगे आगे चलता जा रहे हैं। उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, चुनाव की प्रचार में थे। तो ऐसे हड्डियां फेंकते जा रहे हैं और कुत्ते भौंकते पीछे आ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट रूल अगर आएगा तो क्यों आ सकता है? इस सिचुएशन में ममता को प्रेसिडेंट रूल चाहिए, ये एक बात है उनके लिए, लेकिन अमित शाह और मोदी को नहीं चाहिए, ऐसा किसने आपको बताया? किसान आंदोलन का जो माहौल बन गया है, अब देखिए आप कि आज हम किसान आंदोलन अन्नदाता सब सुन रहे। यही बात 2 महीने पहले हो सकती थी ना, अगर राहुल और प्रियंका हाथरस नहीं जाती। तो ये पंजाब का आंदोलन तो 2 महीने पहले शुरू हुआ था ना। अगर हाथरस का मामला इन्होंने उठाया और पूरा लुटियन दिल्ली का मीडिया उनके पीछे पड़ गया, उनके साथ हो गया, वो अगर नहीं होता तो किसान आंदोलन कब का दिल्ली में पहुंच जाने वाला था, लेकिन नहीं पहुंचा। तो हाथरस का मामला मैं मानता हूं कि योगी ने होने दिया। ये तो खुश थे कि देखो हमको कितनी पब्लिसिटी मिल रही है। तो मोदी शाह क्या राजनीति का तरीका ये है कि आपको पब्लिसिटी बहुत मिलेगी, चिंता मत करो, सक्सेस नहीं मिलेगा। इनके राजनीति का आप अगर 6 साल का आकलन आप करेंगे तो मोदी मीडिया में बहुत सारा स्पेस अपोजिशन को देते, लेकिन पॉलिटिक्स में वो स्पेस नहीं देते, चुनाव में स्पेस नहीं देते। तो अगर ये हम पूरा का पूरा माहौल परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद प्रेसिडेंट रूल के लिए मन बनाया गया है। भाव अगर आपकी बात में मान लूं कि मोदी और शाह जो ममता दीदी चाह रही हैं उनकी ये हार्दिक इच्छा पूरी कर देते हैं, तो ममता बनर्जी तो बहुत बड़ी लूजर होगी। वहां का पूरा बिल्कुल उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राज्यपाल के यानी केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगा पूरी तरीके से। जो चुनाव होगा तो वहां पर जो भी तैनाती होंगी, जो भी नियुक्तियां होंगी अधिकारियों की,
वो अब दूसरे तरीके से होंगी। तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी बेवकूफी में अगर केंद्र को उकसाने की कोशिश कर रही है, केवल सहानुभूति वोट अर्जित करने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कि देखो सरकार बर्खास्त कर दी, तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही है। नहीं, प्यार में आदमी बेवकूफी करता है ना, तो क्या करे। जब आदमी प्यार में होता है इंसान, तो ये सब बेवकूफियां करता है। आसान रास्ते ढूंढे। मुझे एक बात बताए, हम देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज अगर कोई स्टेट है तो बंगाल है। यानी आज की बात नहीं है। हम जब बच्चे थे तब हमने गाना गाया है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए, उसमें उसमें बंगाल पर जो लिखा है, ये देखो बंगाल यहाँ का हर बच्चा मतवाला है। जी। सुना है हमने। तो बंगाल में अगर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता छोड़कर बाहर से कोई रणनीति तय करे, एक बात गलत है। जिस दिन ममता ने प्रशांत किशोर को हायर किया, उस दिन वो नर्वस हो गई है, तो उसका सिंबल है कि आपने प्रशांत किशोर को क्यों लाया। आज तक तो आपने देखिए, दूसरी बार जब विधानसभा जीती थी तो इनके खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट इकट्ठे हो गए थे, फिर भी अकेले दम पर लड़ी थी। लेकिन आज नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि वो हिम्मत उन्होंने हारी है। वो भूल गई है कि हमारी कोई पार्टी है। वो समझती है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही मेरी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन है। वो उनके गुंडे जो है लड़ते, मारा मारी करते, लेकिन जब तक वो उनको बचाने वाला प्रशासन है, तब तक वो गुंडागर्दी चलेगी। लेकिन अब उनका धीरज छूट गया है, इसलिए वो सोचती है कि विक्टिम कार्ड से मैं कुछ ये कर सकती हूं। तो इसलिए गलती कर रही है, मानना पड़ेगा। लेकिन गलती क्यों कर रही है वो सोचो। लेकिन वो गलती अगर आप कर रही है, आपने तय किया कि भाई ये मैं आपको एक बात और बता दूं। जी। 2 या 2.5 साल पहले यूपी के चुनाव में, 1 या 2 साल पहले से प्रशांत किशोर को राहुल गांधी ने हायर किया था, अकेले कांग्रेस के बलबूते पर मेजोरिटी लाने के लिए। उन्होंने बढ़िया रणनीति बनाई, सब किया कि भाई आप कोई ब्राह्मण चेहरा दे दो। हाँ, तो राहुल गांधी का तरीका ऐसा, आप महंगा खिलाना लाओ, मैं तो वो तोड़ दूंगा। तो वो जो 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 रणनीति बनाते थे उसको फंसाने का काम तो राहुल गांधी करते थे। तो आखिर में उन्होंने बता दिया कि भाई अकेले के दम पर होने होगा नहीं, तो आप समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लो। याद है आपको? तो बिल्कुल। अभी समाजवादी पार्टी भी उसमें आ गई, एसपी। तो उस वक्त वो जीतने के लिए खुद का एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करते, तब ये गलतियां हो जाती है। तो ममता ने प्रशांत किशोर को लाया है, इसका मतलब ही अपनी पार्टी की लीडरशिप, कार्यकर्ता, ऑर्गेनाइजेशन, उस पर उनका भरोसा नहीं रहा है। और वहीं से नर्वसनेस शुरू हो जाता है, जो 2019 के रिजल्ट के बाद हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस ढंग से सिंपैथी के वोट मिलेंगे, ये भी शायद प्रशांत किशोर का एडवाइस है। अभी देखो, भाव। यूपी की बात भी सुन लो। जी यूपी हाँ, जी में हाँ। जब इस ढंग से प्रशांत किशोर ने कुछ करना शुरू कर दिया, तो कांग्रेस के जूनियर लीडर सलमान खुर्शीद वगैरह भड़के थे। वो बोले ये कौन तय करता है कि हम किसके साथ हाथ मिलाएंगे। असल में प्रशांत किशोर ने समाजवादी पार्टी से बात भी कर ली थी, तो उस पर से कांग्रेस लीडर गुस्सा हो गए थे। उसमें 15-20 दिन निकल गए, उसके बाद उनका हाथ मिलाना हो गया था। लेकिन यही बात आप समझ लो कि आज प्रशांत किशोर ही तृणमूल के, टीएमसी के अंदरूनी मामले में झगड़े का कारण बन गया। तो मेरा ख्याल है कि शायद शायद प्रेसिडेंट रूल आने से सिंपैथी वोट मिल सकते हैं, ये प्रशांत किशोर का ही एडवाइस रहेगा। अन्यथा नड्डा के बारे में ऐसा होता नहीं। जो हुआ है वो तो कैमरा तो 10 जगह लगते, हर आदमी उसको मोबाइल पर भी पकड़ ले सकता है। उस ढंग से अगर काम हुआ है, तो मुझे लगता है
कि ये जानबूझकर मेहनत कर रही है कि प्रेसिडेंट रूल आ जाए और हमको सिंपैथी मिल जाए, लेकिन एक बात भूल रही है कि अगर बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उसकी जरूरत दिल्ली का माहौल ठंडा करने के लिए मोदी शाह को भी कोई डाइवर्सन चाहिए, वो वहां से मिल सकता है। भाव, आपने जिक्र किया लोकसभा चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी 4 से 18 पर जंप करके आई और 128 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो बहुत विपरीत परिस्थितियों में, हालांकि दूसरे तमाम कारण थे जिनकी वजह से लूज भी कर सकती थी पार्टी और नीतीश भी, लेकिन बिहार में जीत गए, सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीती, उत्तर प्रदेश में जीती, कर्नाटक में जीती, मणिपुर में जीती, गुजरात में जीती, हर जगह उपचुनाव जीती। अभी हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 4 से 48 पर जंप लगाया बीजेपी ने। तो ये जो बीजेपी की तमाम तरह की चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच, अर्थव्यवस्था भी डामाडोल है, कोरोना वायरस भी फैला हुआ है, देश में तमाम रोजगार की भी किल्लत हो रही है, इसके बावजूद अगर लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर बना हुआ है और देश के हर हिस्से में बना हुआ है, क्योंकि उपचुनाव तो बहुत सारे राज्यों में हुए हैं और सभी जगह कांग्रेस हारी है और भारतीय जनता पार्टी जीती है। ऐसी स्थिति में भी क्या जो ममता बनर्जी की घबराहट है, जो बौखलाहट है, ये बढ़ी है? बिल्कुल बढ़िया। इसका कारण ये है कि वो भी जानती है, और प्रशांत किशोर तो खुद जानता है ना, वो तो इतना भी बुद्धू नहीं है, स्ट्रेटेजी बना के देता है, कुछ करता है। तो उसको भी मालूम है कि मोदी, देखिए मोदी लोकप्रिय क्यों है, हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोदी सबसे अच्छा, हर सवाल का जवाब उनके पास है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। लेकिन जो सवाल आप खड़े कर रहे, सामने ला रहे, तो उसके जवाब आपके पास है नहीं। लोगों को लगता है उसके जवाब भी मोदी की है पास है, तो लोगों को मोदी के पास जाना पड़ेगा। मैंने शायद आपको पहले बोल दिया था कि यशवंत देशमुख नाम के जो सेफोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये कैसे हम आकलन करते हैं उसकी बात बताई थी। तो बोले कि 29% लोग मानते हैं ना, 2019 जो लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, तो बोले हमने सर्वे किया तो 29% लोग मानते हैं सबसे सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी बढ़ी है, इस पर लोग चिंतित है। तो बोले लेकिन यही सवाल का जवाब हम लेते हैं और रोकते हैं तो गलत फहमियां हो जाती। इसके अगला सवाल पूछना चाहिए कि भाई बेरोजगारी की समस्या कौन हल करेगा, और बोले हमारे संस्था ने यह सवाल पूछा है। तो जो 29% लोग अहम मानते हैं बेरोजगारी, उनमें से 82% बोलते हैं कि भाई मोदी ही सॉल्व करेगा। तो बोले 29% जो हम मानते हैं कि भाई लोग तो उसको अहम सवाल मानते हैं, तो मोदी के खिलाफ जगह नहीं, उसमें से 26% फिर मोदी को चुनते हैं। गलत कहां होती है देखो, सवाल आधा मत करो, सवाल पूरा पूछो। अगर उस पर से कोई दूसरे सवाल निकलते तो वो पूछो, उससे सही जवाब आपके सामने आ जाता है। तो ये उसको भी मालूम है प्रशांत किशोर को। तो इसके बावजूद अगर हैदराबाद में हुआ, बिहार में हुआ, उपचुनाव में हुआ, तो ममता को वो पता चल रहा है, लेकिन उनके लिए सुधरना देर हो गई है। अभी वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। अभी उनकी बात छोड़ो, थोड़ी देर आप हैदराबाद आ जाओ, तो जी। पूरा अपोजिशन ये जो नया को पार्लियामेंट बन रहा है उसके खिलाफ बोल रही है, लेकिन खत लिख के चंद्रशेखर राव ने उसका स्वागत किया है। क्यों? उनको मालूम है कि अगला चुनाव हमारे लिए सामने बीजेपी खड़ी होने वाली है, तो उनके गुड़बुक्स में रहेंगे। हो सके तो एनडीए में जाके अपना तेलंगाना बचाएंगे। असल में उन्होंने 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव उसी कारण तो लिया था। तो ये बिल्कुल। ममता को भी समझ में आ रहा है कि 6 साल पहले से हमने गलतियां की है।
अब तो वो उसमें से निकलना मुश्किल है, तो ज्यादा से ज्यादा डेस्परेट होते जाएगी, उसका कोई और कारण है नहीं। हार दिखाई दे रही है, हार दिखाई दे रहे, हमारे मराठी में उसको डुक्कर मुसंडी बोलते। डुक्कर का मतलब सुअर होता है। सुअर तो डरता है शेर से, लेकिन जब उसे लगता है कि अब तो ये तो मारेगा ही, तो बोलता है क्या होगा होगा, जाके खुद अपना सर पटक देता है शेर के सर पर। तो उसको डुक्कर मुसंडी हमारे मराठी में बोलती है। तो ममता जो कर रही है ना, वो वैसी बात है। मरेंगे तो वैसे नहीं, ठीक है, लड़के मरेंगे। भाव, जब ममता बनर्जी 2011 में वामपंथियों को बाहर का रास्ता दिखा करके बंगाल की सत्ता में आई थी, तो बड़ी उम्मीदें थी। माँ, माटी, मानुस, तीन शब्दों को लेकर के वो सचिवालय में आई थी। शुरू के 5 साल फिर भी ठीक रहे, लेकिन जो पिछले 5 साल हैं, उनमें तो जनता का पूरी तरीके से मोहभंग, और जनता का नहीं, उनकी पार्टी के भीतर भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी, नेता भी, यहाँ तक के अभी शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, उनके कई करीबी छोड़ करके चले गए। तो ऐसा क्या हुआ है इन 5 सालों में कि टीएमसी गवर्नमेंट, उनकी खुद इनकी लीडरशिप बहुत बड़े सवालों के घेरे में आ गई, और खुद इनकी पार्टी के लोग ही छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं एक मानता हूं कि जब आपको लगता है कि आपका कोई दुश्मन है ही नहीं, बचा ही नहीं है, तो आपको लड़ने का तो है, तो करे क्या? आप अपने दोस्तों में दुश्मन ढूंढना शुरू करते। बंगाल में बीजेपी थी नहीं, 2014 में क्या थी? कितने वोट मिले थे इसको? तो आज यहां तक खड़ी कैसे हुई? ममता ने खड़ी की है बीजेपी। और सब लोग बोलेंगे, नड्डा बोलेंगे, अमित शाह बोलेंगे, मोदी जी के लोगों को, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि बंगाल में बीजेपी किसने खड़ी की है? ममता ने खड़ी की है। आपने लोगों को दिखाया कि मैं बीजेपी के साथ लड़ रही हूं। मैं मुझसे जिसको जिसको लड़ना है, जाओ मोदी के साथ खड़े हो जाओ, जाओ अमित शाह के साथ खड़े हो जाओ। ये लेफ्ट फ्रंट वगैरह मुझसे लड़ने वाले है ही नहीं। ये दिखाया किसने? ममता ने दिखाया ना। लास्ट असेंबली 5 साल पहले देखो आप, कितने कितने एमएलए चुन के आए बीजेपी के? कितने एमएलए चुन कर? क्यों नहीं आए? क्योंकि उस वक्त लोग देख रहे थे कि कांग्रेस या लेफ्ट फ्रंट वही ममता की अपोजिशन थी। लेकिन वो तो मरे पड़े थे, लड़ने की तैयारी ही नहीं है उनकी थी। तो वो जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम जो होता है, वो वैक्यूम रहता नहीं कभी। कहीं से भी कुछ कोई भी आएगा और टपक जाएगा उधर। तो अगर कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट लड़ना ही नहीं चाहती और लोगों को तो लड़ना है, तो लोग आके खड़े जाते हो जाते। और ये आज की बात नहीं, बहुत सारे पुराने जमाने की बात है। देखिए, 77 में 4 पार्टियां मिलकर जनता पार्टी बनी, वो नहीं चली। लेकिन लोगों को तो कांग्रेस के लिए अल्टरनेटिव चाहिए था। और जो जो ये क्या अलायंस बनाते थे, फ्रंट बनाते थे, मोर्चा बनाते थे, चुनाव जीता, मोड़ तोड़ देते थे। तो इसके लिए वो सब पोलराइज होके बीजेपी के तरफ चले गए। आज हम जिसको बीजेपी मानते हैं, उसमें कितनी आरएसएस है? वो तो सब पार्टियों से निकल निकल कर लोग आए हैं ना उसमें। बिल्कुल। तो ये मैं मानता हूं कि जो बीजेपी के खिलाफ जोरों जोरों से बोलते हैं, उन्होंने तो बीजेपी बनाई है, उन्होंने बनाई है। आरएसएस ने नहीं बनाई। हाँ, आरएसएस के पास ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी और स्किल है। तो जो जो आते हैं उनको उन्होंने ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से। लेकिन आए तो और पार्टी से लोग हैं। तो जिनको ममता ने या और पार्टियों ने अपनी अपनी पार्टी से धक्के देकर बाहर निकाला है, उनको आरएसएस ने ऑर्गेनाइज किया। और हम उस पर ठप्पा लगा देते, अमित शाह ने किया, मोदी ने किया, नड्डा ने किया। हाँ, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। लेकिन निकाला किसने अपने अपने पार्टी से? मुकुल रॉय को किसने निकाला? मुकुल रॉय तो पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले थे, लेकिन अपने भतीजे के लिए ममता ने उनको धक्के मारकर बाहर निकाला।
अभी ये शिवेंदु घोष जो है, उनका झगड़ा किससे? ममता से है नहीं। उनका भतीजा जो कोई अभिषेक बैनर्जी करके है, अभिजीत बैनर्जी, उससे है ना। जी हाँ, जी हाँ। तो मुझे बोलिए, अगर वो शुभेंदु अधिकारी अगर चले आते बीजेपी में, तो उसमें अमित शाह क्या करेगा? अमित शाह तो उनको ले लेंगे। ठीक है, भेजा किसने देखेंगे नहीं क्या? हम जब पॉलिटिकल एनालिसिस करने बैठे, आकलन करने बैठे, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आए किसने भेजा। आपने तो माल अंदर लिया, कुरियर, लेकिन कुरियर भेजने वाला भी कोई होता है ना। तो उसका क्रेडिट जो है, ममता का क्रेडिट तो ममता को देना पड़ेगा। उन्होंने खुद ने बीजेपी अपने सामने खड़ी की है कि उनको लड़ने के लिए कोई चाहिए था, बीजेपी खड़ी कर दी। और अब जो खड़ी हो गई, तो उनको लगता था कि खिलौने जैसी खड़ी करेंगे, ये तो असल में खड़ी हो गई, इसलिए वो बौखला गई है। और भाव 33 साल तक अनवरत राज वामपंथियों का, ज्योति बाबू, उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य, आज वामपंथियों की जो हालत हुई है बंगाल में और जो कांग्रेस की हालत हुई है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, वजह क्या होती है? कोई भी पार्टी जो होती है, देखिए, दिल्ली की सत्ता दोबारा मिल गई बीजेपी को, 10-12 स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है, बड़ी अच्छी मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है। फिर भी वो कहीं ना कहीं नया जीतना चाहते हैं। ये जो इच्छा होती है ना जीतने की, वो जरूरी होती है। जब वो इच्छा होती है तो आप कुछ करना शुरू कर देते, और जब करना शुरू कर देते तो आपके साथ लोग आ जाते। देखो, अडवाणी की बीजेपी और मोदी शाह की बीजेपी, इसमें फर्क क्या है? दूसरा, पार्टी का ढांचा तो वही था ना। लेकिन आप जब कुछ करना चाहते, तो आपके पास कुछ करने के लिए इच्छा जिनके पास है, वो लोग इकट्ठा हो जाते। वैसे लोग आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी बोलते कि मैं ना कुछ करूंगा ना कुछ करने दूंगा, तो कांग्रेस के लोग एक, रीटा बहुगुणा कौन थी, विजय बहुगुणा कौन था, अंबिका प्रसाद कौन है, जगदम्बिका पाल, ये कोई हरियाणा के लीडर्स, ये कहां से आ गए? क्योंकि उनको कुछ करना था। कांग्रेस वाले बोलते हम तो कुछ नहीं करेंगे, और अगर पार्टी में रहना तो तुम कुछ मत करो। तो जिसके पास कोई महत्वाकांक्षा है, उसको दूसरा अवसर ढूंढना पड़ेगा ना। तो बीजेपी में चले गए। बंगाल में भी वही हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में जिस ढंग से आज हिंसा हो रही है, फिर भी लोग रास्ते पर उतरते। ये क्या बीजेपी के लोग है? नहीं है, वो किसी ना किसी में पार्टी में थे, और वो ममता के साथ लड़ना चाहते थे, और ममता के साथ आ गए। 25 साल पहले जब मैं मार्मिक का संपादक था, 25 साल भी नहीं, 35 साल, 86-87 में, तब मुंबई थाने में रुकी हुई शिवसेना महाराष्ट्र में कैसे फैली मैंने देखी। कि जो शरद पवार कांग्रेस के खिलाफ पुलोद बना के, अलायंस बना के लड़ते थे, वो अपने एमएलए लेकर कांग्रेस में चले गए। लेकिन उनका जो वोटर था उनके पीछे आया हुआ, वो तो एंटी कांग्रेस था। जो जवान लड़के थे, यंग फ्रंट थी, वो तो नहीं गए। वो दूसरा लीडर ढूंढने लगे। उन्होंने बाला साहब ठाकरे को देखा, उनके पीछे आ गए। तो एक साल में महाराष्ट्र के हर जिले में, हर तालुके में शिवसेना फैल गई। तो उसका एक क्रेडिट तो शरद पवार को भी जाता है ना। वो अगर कांग्रेस में नहीं जाते तो ये वैक्यूम पैदा नहीं होती। ये हमें देखना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा अलग अलग एग्जाम्पल देता हूं। 83 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, ऐसा माना जाता है कि ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन हारा तो वेस्ट इंडीज था ना। सही वो है। अगर हारते नहीं, 178 वगैरह कुछ छोटा सा स्कोर था हमारा, लेकिन उनके वाह। पहले 4-5 जो बैट्समैन थे, उन्होंने हारागिरी कर दी। तो वो हारे थे, परिणाम हम जीत गए। हमारी जीत के परिणाम से वो हारे नहीं है। तो हार जीत का मामला भी समझना जरूरी है। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट अगर लड़ना ही नहीं चाहती, 2011 में लेफ्ट फ्रंट हार गई, उनकी सत्ता थी।
5 साल में उनकी इच्छा इतनी मर गई कि वो खुद के बलबूते पर बंगाल लड़ना भी नहीं चाहे, उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इसका मतलब हार मान ली। अब यहां देखिए, लोकसभा के बाद ममता ने प्रशांत किशोर को हायर किया, इसने उसने हार मान लिए। ममता दीदी ने लोकसभा के बाद अपनी हार मान ली है। विधानसभा तो 2 साल बाद में आने वाली थी, लेकिन इमीडिएटली उन्होंने प्रशांत किशोर को हायर किया। उसका मतलब क्या निकालते हैं आप? उन्होंने हार मान ली है और बचाने की कोशिश में लगी। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े और पश्चिम बंगाल पर आपने बहुत ही सार्थक चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।